ये नाटकीय कहानी 1995 में शुरू हुई। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक जूलियट नामक झील के किनारे दो प्रेमियों के शव पाए गए। अधिकारियों को अपराधी की पहचान करने और गिरफ्तार करने में लगभग 2 साल लग गए। इस मामले में आखिरी शब्द अपराध के 18 साल बाद कहा गया था। अपराधी ने उस कपल के साथ क्या किया, ये सब करने के पीछे क्या कारण था, आखिर पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया। इस कहानी में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वेलकम टू मिस्ट्री कहानी, जहां हम दुनिया भर के रहस्यों को उजागर करते हैं और इतिहास की गहराई में जाकर सुलझे हुए और अनसुलझे दोनों तरह के अपराधों के पीछे छिपे सच को उजागर करते हैं और आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी वास्तविक कहानियां लाते हैं जो आपके विचारों को झकझोर कर रख देती है। जब कुछ ही दिन पहले 1995 का नया साल आया था और कई लोग अभी भी छुट्टियों के मूड में थे, लेकिन एक स्थानीय पुलिस ऑफिसर के लिए ये एक कठिन समय था। जब एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि जब वो जूलियट झील के पास टहल रहा था तो उसे दो बेजान शरीर मिले। पुलिस और कुछ अधिकारी अपराध स्थल पर गए, जो ये देखकर हैरान थे कि झील के किनारे एक सफ़ेद होंडा कार थी जिसके अंदर एक आदमी का शव था और उससे कुछ ही दूरी पर एक युवा महिला का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। ये स्पष्ट था कि उन दोनों की मौत गोली लगने से हुई थी। उस कार के अंदर पीड़ितों के निजी सामान थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ड्राइवर की सीट पर पुरुष का शव, जो 22 वर्षीय ग्रांट हेनरिक्सन का था। इस हिंसक अपराध की दूसरी शिकार 19 वर्षीय मिशेल कार्टाजेना थी। राज्य की पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया गया। प्रमुख अपराध इकाई के साथ साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी झील पर पहुंचे। पहली बात जिसने जासूसों का ध्यान आकर्षित किया वो ये थी कि मिशेल का शरीर आंशिक रूप से उजागर था और उसकी स्कर्ट ऊपर की ओर खींची गई थी। कार की बॉडी पर गोलियों के छेद से जासूसों ने अनुमान लगाया कि अपराधी ने कपल पर तब गोलियां चलाई जब वो अंदर बैठे थे। ग्रांट को 3 गोलियां लगी। दुर्भाग्य से उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी और मिशेल को भी 2 बार गोली मारी गई थी। कार से बाहर उसके पैरों को फैलाए हुए उसके शरीर की स्थिति से पता चलता है कि अपराधी शायद उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों को उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर काला बलगम मिला, जिसमें चबाने वाले तंबाकू के कणों के साथ लार मौजूद थी। इस लार के नमूने को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। अपराध स्थल की जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिनमें 2 अलग अलग कैलिबर की गोलियों के खोखे मिले। 223 कैलिबर के 13 खोखे और 9 mm कैलिबर के 4 खोखे शामिल थे। यदि अपराध के दौरान 2 प्रकार के हथियारों का उपयोग किया गया था तो ये संभावना के दायरे से बाहर नहीं है कि अपराधी 2 थे। ग्रांट और मिशेल के परिवार हैरान थे जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ। वो कल्पना भी नहीं कर सके कि ऐसा कौन और क्यों करेगा। मिशेल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मिशेल कार्टाजेना का जन्म 2 मई 1975 को मॉन्टेरी कैलिफोर्निया में हुआ था। वो स्कूल के मार्चिंग ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ साथ शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी और एक अच्छी लीडर भी थी। अपने स्कूल की सॉफ्टबॉल टीम और नेशनल ऑनर सोसाइटी की सदस्य मिशेल ने अपने खाली समय में रेड क्रॉस सोसाइटी और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। उसके पिता ने उसे प्यार से भरी एक प्रतिभाशाली महिला बताया। ग्रांट हेनरिक्सन का जन्म 20 सितंबर 1972 को मैकॉन, जॉर्जिया में हुआ था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मछली पकड़ना, गोल्फ खेलना और कैंपिंग करना पसंद था। वो सामुदायिक जीवन में भी शामिल था और संग्रहालय में स्वयंसेवक के रूप में काम करता था। जो लोग इस जोड़े को जानते थे उन्होंने माना कि ये उनकी सक्रिय जीवन शैली थी जिसने उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित किया था।
तो वो कौन था जो इस तरह के क्रूर अपराध को अंजाम दे सकता था? मोनरो काउंटी के निवासी अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से भयभीत थे, क्योंकि झील के किनारे एक युवा जोड़े के जीवन के साथ सौदा करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूम रहा था और संभवतः फिर से किसी पर भी हमला कर सकता था। ग्रांट और मिशेल ने मर्सर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ग्रांट अपने 5th ईयर में था और मिशेल अपने 2nd ईयर में थी। वो 1 साल से कुछ अधिक समय से डेटिंग कर रहे थे और उन्होंने पहले से ही एक साथ अपने भविष्य की योजना बना ली थी और शादी करने वाले थे। जासूसों को ये पता लगाना था कि किसने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। जब उनके रिश्तेदार किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सके जो उनका बुरा चाहेगा, तो जांचकर्ता बात करने के लिए मेकोन में मर्सर विश्वविद्यालय गए और मिशेल के सहपाठियों से अधिकारियों को उम्मीद थी कि वो जांच के लिए कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करेंगे। मिशेल और ग्रांट दोनों विश्वविद्यालय में अच्छी स्थिति में थे। उनका किसी के साथ कोई विवाद नहीं था और उन्हें आमतौर पर अच्छे दयालु लोगों के रूप में वर्णित किया गया था। जासूसों ने माना कि अपराध एक ऐसे आदमी द्वारा किया जा सकता है जिनके मन में मिशेल के लिए भावनाएं हो, लेकिन उसे मिशेल द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया हो। लेकिन इस संस्करण की पुष्टि नहीं हुई। मर्सर विश्वविद्यालय का दौरा करने से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला जो उन्हें अपराधियों तक पहुंचने में मदद कर सकता था। ग्रांट और मिशेल की मौत के जासूसों से पता चला कि 2 जनवरी को दोनों एक रेस्टोरेंट में गए थे। फिर वहां से डिनर करने के बाद वो सिनेमा की ओर चले गए। फिल्म खत्म होने के बाद वो जूलियट नामक एक झील पर हॉलिडे शिविर में गए। ये शिविर 24 घंटे खुला रहता था और इसमें एक नाव लॉन्चिंग क्षेत्र, पार्किंग स्थल, छोटी गोदी और पिकनिक टेबल भी शामिल थे। लोग इस जगह का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि अपराध की रात वहाँ कोई कार्मिक या सुरक्षा नहीं थी। झील के विभिन्न हिस्सों के आसपास अन्य लोग भी थे। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सुना कि उस रात जोर जोर से पॉपिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन चूंकि ये 2 जनवरी थी इसलिए उन्होंने इस आवाज़ को पटाखे की आवाज़ समझ लिया। किसी ने यह भी कहा कि उन्होंने देखा कि कैसे 1980 के दशक की होंडा CRX कार तेज गति से पार्किंग स्थल से निकल रही थी। इस बीच विशेषज्ञ मिशेल की जांघ पर पाए गए लार से DNA नमूना निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उस समय DNA डेटाबेस अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि ग्रांट और मिशेल या तो आकस्मिक शिकार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले किसी ने उनसे मुलाकात की थी जिससे उनका झगड़ा हुआ था। इसके अलावा जासूसों को कोई अन्य कारण नजर नहीं आया। इस कपल ने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। वो किसी संदिग्ध लोगों से जुड़े नहीं थे और अवैध पदार्थों का उपयोग नहीं करते थे। और ये तथ्य कि अपराधी ने कार से पैसे और अन्य कीमती सामान नहीं लिया, इस बात की ओर इशारा करता है कि अपराध करने की वजह लालच नहीं बल्कि कुछ और था। राज्य फोरेंसिक लैब ने बताया कि अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार संभवतः AR-15 राइफल और 9mm रेंजर पिस्तौल थे। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की और कुछ दर्जन संभावित संदिग्धों को खारिज कर दिया गया। तुलना के लिए कई DNA सैंपल प्रदान किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1996 में अपराध के 1.5 साल से अधिक समय के बाद जांच एक मृत अंत तक पहुंच गई। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट अपटन ने पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद मामले का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इस केस में उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया और अपने पूर्ववर्तियों की तरह खुद अपराधी की तलाश नहीं की, बल्कि उसके हथियार की तलाश शुरू की, जिसका इस्तेमाल ग्रांट और मिशेल पर हमला करने के दौरान किया गया था। एजेंट अपटन मेकोन के सबसे बड़े बंदूक स्टोर में गए और एक सूची मांगी जिन लोगों ने 1985 से 1995 की अवधि में AR-15 राइफल खरीदी थी। अब एजेंट अपटन के पास 108 नामों की एक सूची थी। उसने उस सूची से लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया और उन सभी को जांच के लिए बुलाया गया।
एजेंट अपटन द्वारा बुलाए गए अधिकांश लोग सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। विशेषज्ञों द्वारा 27 नवंबर 1996 को उचित परीक्षण किए जाने के बाद संभावित संदिग्धों की सूची धीरे धीरे कम होती गई, जिसके बाद एजेंट अपटन ने 22 वर्षीय एंड्रयू एलन कुक नामक संदिग्ध को बुलाया, जो उस सूची में था। एंड्रयू से एजेंट अपटन के साथ बातचीत में अपने कॉल के लक्ष्य को समझाया और कुक से अपनी राइफल की जांच करने की अनुमति मांगी। एंड्रयू ने जवाब दिया कि ये असंभव होगा क्योंकि उसने अपनी राइफल अप्रैल 1994 में वापस बेच दी थी, जो ग्रांट और मिशेल की मृत्यु से 8 महीने पहले था। लेकिन बंदूक की दुकान के आंकड़ों के अनुसार एंड्रयू कुक अप्रैल 1994 में अपनी राइफल नहीं बेच सकता था, क्योंकि उसने ये राइफल उसी वर्ष के अगस्त महीने में ही खरीदी थी, जिससे एजेंट अपटन को एहसास हुआ कि उनका वार्ताकार झूठ बोल रहा है। इसके बाद अपटन ने फ़ोन करके कुक से अपना डीएनए सैंपल देने के लिए कहा, जिस पर वो रक्षात्मक व्यवहार करने लगा और कहने लगा कि ऐसा करने से पहले वो अपने पिता से बात करेगा, जो एक एफबीआई एजेंट है, और इसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। अपटन को तुरंत एहसास हुआ कि एंड्रयू कुक वही व्यक्ति हो सकता है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। मई 1995 में ग्रांट और मिशेल की मौत के 5 महीने बाद पता चला कि दिसंबर 1993 में कुक के एक परिचित ने उसके लिए एक रगर पिस्तौल खरीदी थी, क्योंकि उस समय वो खुद इसे खरीदने के लिए बहुत छोटा था। इसलिए बाद में उसने उस पिस्तौल को एक दुकान में बेचकर उससे छुटकारा पा लिया। जुलाई 1995 में उसके दोस्तों ने राइफल भी बेच दी थी। उपरोक्त सभी बातों को संक्षेप में कहे तो ये कहा जा सकता है कि ग्रांट और मिशेल की मृत्यु के बाद 6 महीने के दौरान एंड्रयू कुक ने अपने राइफल और पिस्तौल दोनों से छुटकारा पा लिया था। संयोगवश जितना अधिक पुलिस को कुक के बारे में पता चला, उतना ही अधिक उन्हें यकीन हो गया कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि ग्रांट और मिशेल की मृत्यु के तुरंत बाद पता चला कि उसने न केवल अपने हथियारों से छुटकारा पा लिया, बल्कि अपनी कार होंडा CRX 1987 से भी छुटकारा पा लिया। ये वाहन अपराध स्थल के पास देखी गई कार के विवरण से मेल खाता है। कुक एक डायपर फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए एजेंट अपटन ने इस संगठन का दौरा करने का फैसला किया। एंड्रयू कुक उस समय नौकरी पर नहीं था, लेकिन एजेंट ने अदालत के दस्तावेजों के अनुसार कुक के दोस्त और सहकर्मी से बात की। उसके एक सहकर्मी ने कहा कि हाल ही में कुक ने अपने अब तक के सबसे बुरे काम के बारे में बात की थी। एंड्रयू कुक ने कहा था कि उसने एक बार अपनी राइफल से किसी को गोली मार दी थी। उसके सहकर्मी को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर कुक ने जवाब दिया कि वो देखना चाहता था कि क्या वो इस पिस्तौल से कुछ कर सकता है। उसके सहकर्मी ने यह भी कहा कि एंड्रयू अक्सर तंबाकू चबाता है। कुक के एक अन्य मित्र ने गवाही दी कि कुक ने उसे नवंबर 1996 के अंत में बताया था कि उसे शहर छोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि गर्मी अधिक हो रही थी। इतने सारे संयोग आकस्मिक नहीं हो सकते थे। जिसके बाद एजेंट अपटन ने 4 दिसंबर 1996 को एंड्रयू कुक की तलाश शुरू कर दी, जो कुछ वर्षों से अपने माता पिता के घर में नहीं रह रहा था। अपटन ने कुक के पिता से संपर्क किया और एक बैठक की व्यवस्था की। जॉन कुक वास्तव में 29 वर्षों से एक FBI एजेंट थे। बैठक के दौरान एजेंट अपटन ने उन्हें समझाया और कहा कि वह जूलियट झील पर हुए अपराध की जांच कर रहे हैं और यही कारण है कि वो उनके बेटे एंड्रयू से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जॉन ने ग्रांट और मिशेल के मामले के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने खुद इस जांच में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपटन को बताया कि वो अपने बेटे को संदिग्ध नहीं मानते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि वो उसे ज़रूर ढूंढेंगे और बाद में उससे बात भी करेंगे। जिसके बाद जॉन ने एंड्रयू को फ़ोन किया और उन्होंने अपने बेटे को बताया कि जूलियट झील अपराध के प्रभारी जासूस उसकी तलाश कर रहे हैं और पूछा कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। इस पर उसके बेटे की प्रतिक्रिया ने उसकी पूरी दुनिया को उलट कर रख दिया। एंड्रयू ने कहा कि डैडी, मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि आप उनमें से ही एक हैं। आप एक पुलिसकर्मी हैं,
लेकिन जब अगला सवाल पूछा गया तो जॉन कुक अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने लगे। कहो, क्या तुम शूटिंग कर रहे थे? उसने थोड़ा रुकने के बाद पूछा। एंड्रयू ने कहा, हाँ। उसने अपने पिता को बताया कि उस रात वो जूलियट झील में मछली पकड़ रहा था जब वो कपल वहां आया और उनकी गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति से बहस हो गई। उसके अनुसार ग्रांट ने उन्हें धमकी दी थी, जिस पर उसने क्रोधित होकर अपनी राइफल उठाई और कुछ ऐसा किया जिसे वापस नहीं किया जा सकता था। जॉन कुक ने अपने बेटे से अधिकारियों के पास जाने के लिए कहा, लेकिन एंड्रयू ने कहा कि वो बस यहाँ से गायब हो जाएगा। जॉन अपने बेटे की कहानी से हैरान था। यह उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने फिर भी पेशेवर तरीके से काम किया। अगले दिन जॉन ने मोनरो काउंटी पुलिस विभाग का दौरा किया और उन्हें अपने बेटे के कबूलनामे के बारे में बताया। उस समय कोई नहीं जानता था कि एंड्रयू को उसी सुबह पड़ोस के जोन्स काउंटी में गिरफ्तार कर लिया गया है। जब एजेंट अपटन को पता चला कि एंड्रयू कुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो उससे बात करने के लिए जोन्स काउंटी में गया। अपटन को अभी तक नहीं पता था कि एक दिन पहले एंड्रयू ने अपने पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लिया है। जोन्स काउंटी पुलिस विभाग में अपटन ने अपना परिचय दिया और एंड्रयू कुक से पूछा कि क्या वो कुछ सवालों के जवाब दे सकता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि 2 साल बीत चुके हैं और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक बार होंडा थी, मेरे पास एक बार राइफल थी और मेरे पास एक बार रगर पिस्तौल थी, लेकिन अब आप मुझे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उसने कहा कि अगर वो उसके पिता को बुलाए और उसके लिए एक वकील ढूंढ ले तो वो सब कुछ कबूल कर लेगा। एंड्रयू को मोनरो काउंटी में पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जॉन कुक को एंड्रयू के साथ एक पर एक बात करने की अनुमति दी। जब जॉन ने अपने बेटे को गले लगाया और वो दोनों रो पड़े। जॉन ने उसे सब कुछ सच सच बताने को कहा, जिस पर एंड्रयू ने जवाब दिया कि वो उस रात मछली पकड़ने गए थे और जब वो झील पर पहुंचे तो पीड़ितों की कार पहले से ही वहां मौजूद थी। ग्रांट और मिशेल ने यह भी नहीं देखा कि वो अपनी राइफल के साथ उनकी कार तक कैसे चला आया और गोलियां चला दी। उसने कहा कि उसने अपनी पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाई और पुलिस को भ्रमित करने के लिए महिला को कार से बाहर खींच लिया। उसने जानबूझकर मिशेल पर थूक दिया, यह पुष्टि करने के लिए कि पुलिस उसे उसकी लार से नहीं ढूंढ पाएगी। एंड्रयू कुक पर उसके कबूलनामे के बाद ग्रैंड हेनरिक्सन और मिशेल कार्टाजेना के मामले में आरोप लगाया गया। पुलिस ने राइफल और पिस्तौल के वर्तमान मालिकों की पहचान की, जिसका इस्तेमाल एंड्रयू ने अपराध करते समय किया था। एक फोरेंसिक बैलिस्टिक जांच नेशन ने पाया कि मिशेल और ग्रांट की जान इन्हीं बंदूकों से ली गई थी। एंड्रयू ने अपना डीएनए नमूना भी दिया था, जो मिशेल के शरीर पर पाए गए लार से निकाले गए नमूने से मेल खाता है। परीक्षण 1998 में शुरू हुआ। मुकदमे में जॉन कुक एक वक्ता थे। उन्होंने ग्रांट और मिशेल के परिवारों के सामने बार बार माफ़ी मांगी, साथ ही ये भी कहा कि उनकी माफ़ी से शायद ही उन्हें शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके बेटे को कितनी बुराई ने निगल लिया था। मार्च 1998 को अदालत ने एंड्रयू कुक को दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा दी गई, जिसे बाद में कुक ने अपील करने के अपने सभी प्रयासों का उपयोग करने के बाद सज़ा को 22 फरवरी 2013 के लिए निर्धारित किया था। इस तारीख से 3 दिन पहले 19 फरवरी 2013 को राज्य क्षमा और पेरोल बोर्ड एंड्रयू के वकीलों द्वारा दायर क्षमादान अपील पर विचार करने के लिए एकत्र हुए थे। उसकी ओर से वकीलों ने बोर्ड को ये समझाने की कोशिश की कि एंड्रयू मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अपील पर विचार करने के बाद उसे उपचार की आवश्यकता है। राज्य बोर्ड ने 22 फरवरी 2013 को फांसी के दिन क्षमादान के खिलाफ मतदान दिया। उसका परिवार एंड्रयू को अलविदा कहने के लिए जेल में गया। उसे अपने अंतिम भोजन का ऑर्डर करने की अनुमति दी गई, जिसमें उसने एक स्टेक, बेक्ड आलू, तला हुआ झींगा, नींबू पाई और सोडा चुना। जब उसे मृत्यु कक्ष में एक गंदे कपड़े से बांध दिया गया तो उसने अपने अंतिम शब्दों का उपयोग करते हुए कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं आपको माफ़ करने के लिए नहीं कहने जा रहा हूँ।
मैं खुद भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपने परिवार को उसके समर्थन के लिए और उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे खेद है कि मैंने आपसे बहुत कुछ लिया। उसे 11:08 पर फांसी दी गई और 14 मिनट बाद 38 वर्षीय एंड्रयू कोक को फांसी के बाद मृत घोषित किया गया। ग्रांट की मां मैरी हेनरिक्सन ने कहा कि वो 18 साल से न्याय का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये शैतान का काम था। जब ये सब हुआ तो मैं बस मन ही मन सोच रही थी कि शैतान भी ऐसा नहीं करेगा। 21 जून 2023 को मीडिया ने बताया कि जॉन कुक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।